Hello all, welcome to session 1 of solid states. In this session we will learn what solids are and what are the properties of solids. We've already discussed in our 11th standard और चैप्टर था बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर कि जिसके अंदर हम लोगों ने लिक्विड स्टेट्स गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा था। मतलब ज़्यादातर हम लोगों ने गैसियस स्टेट के बारे में ही पढ़ा था। तो हमारी ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, है ना, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। जिसमें अगर आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने जनरली गैसेस के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था Z। हम लोगों ने रियल गैस से जो है रियल गैस का डेविएशन पढ़ा था बेटा आइडियल गैस से, एंड सो ऑन। और लास्ट में थोड़ा सा हम लोगों ने लिक्विड पढ़ा था, जहां में हम लोगों ने लैमिनार फ्लो पढ़ा था, हम लोगों ने विस्कोसिटी पढ़ा था, है ना। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पूरा के पूरा किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके अंदर पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट्स में। जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो हम कहते थे बेटा जब हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा था तब हम लोगों ने ये कहा था बेटा कि जो सॉलिड्स है, बराबर है बेटा, जो सॉलिड्स है उसका इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम है, बराबर है। हमने कहा था बेटा लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। जबकि ये जो पार्टिकल स्पेस है इधर से इधर जो इंक्रीज होते जाएगा, आप यहाँ देखिएगा बेटा इंटर पार्टिकल स्पेस जो है यहाँ पे काफी ज्यादा है, यहाँ पे जो है जगह काफी ज्यादा है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, लेकिन यहाँ पे जो है इंटर पार्टिकल स्पेस काफी क्या है बेटा, कम है। तो जब भी हम लोगों ने बात किया था बेटा सॉलिड स्टेट्स के बारे में, है ना, जब हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में बात किया था, तो पहला डिफरेंस तो यही था कि इनके जो पार्टिकल्स है उसके जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस है वो जो है डिफरेंट थे। अब ये पढ़ने के पहले कि भाई ये सॉलिड्स क्या होते हैं उसके पहले हम ये समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, लिक्विड में थोड़ा सा दूरी पे और गैसेस में जो है वो काफी ज्यादा दूरी पे। तो ऐसा क्यों है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, या उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है एक दूसरे के जो पास में है वो, है ना, मतलब सॉलिड में काफी पास में, लिक्विड में थोड़ा दूर है, गैस में, ऐसा क्यों है ना, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इंटर particle space. So the factors that are responsible for interparticle space in solid, liquid and gases are number 1 interparticle force of attraction and number 2 temperature. अब पहला वाला जो फैक्टर है that is interparticle force of attraction, ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में लाता है बिकॉज इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल को क्या करेगा, एक दूसरे के काफी नजदीक लेके आ जाएगा। लेट अस से हम दो पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं A और B। ये हमारा पार्टिकल है A और ये हमारा पार्टिकल है B। अब जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करते हैं कि इन दो पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ लाते हैं। तो ये जो दो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के काफी क्या हो जाएंगे बेटा, नजदीक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे और वो इतना ही नजदीक आ पाएंगे कि जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, उतना ही क्लोजनेस तक ये पार्टिकल जो एक दूसरे के पास में आ पाएंगे। यानी अगर सपोज उसके और अंदर हम धकेलने की कोशिश करेंगे तो इन पार्टिकल को दूर जाना पड़ेगा, बट स्टिल ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पार्टिकल को एक दूसरे के पास में लाता है। अब हम दूसरे फैक्टर की अगर बात करें दैट इज टेम्परेचर, तो फिर से हम लोग वही पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं। सो पार्टिकल्स A एंड B। अब अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग हीट करते हैं, अगर यहाँ पे हम सपोज क्या करते हैं बेटा, हीट देते हैं, तो हीट देने से ये जो पार्टिकल है इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा
और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा। मतलब अगर सपोज हम समझे तो ये दो जो है फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। पहला वाला जो फैक्टर है दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक लेके आ रहा है, जबकि जो टेम्परेचर है वो पार्टिकल्स को जो है एक दूसरे के दूर लेके जा रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग कहते हैं भाई कि जब टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया आपने, सॉलिड का टेम्परेचर, सॉलिड को टेम्परेचर दिया, तो उसके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सिमिलरली इसको और हीट करेंगे बेटा हम लोग, बराबर ना, हीट करने पे और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है बढ़ेगा एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा, गैस। दिस इज हाउ वी एक्चुअली क्लासिफाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे ही। सो टेम्परेचर और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि पार्टिकल्स कितना क्लोज होंगे या पार्टिकल कितना दूर होंगे। तो हम जब लोग सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट में हम लोग बहुत प्रीडोमिनेंटली बात करेंगे बेटा इसके बारे में, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम समझते हैं कि अगर सपोज हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड स्टेट जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और अगर लिक्विड को हीट करते हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। अब इससे रिलेटेड हमारे पास में दो टर्म्स आ जाती है। अगर सपोज हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम टर्म्स यूज करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो कोई सब्सटेंस है हमारे पास में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एस सॉलिड है, इसको अगर सपोज हम लोग हीट करते हैं बेटा, तो वो सब्सटेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, लिक्विड। ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, विल कॉल इट एज अ फ्यूजन। सिमिलरली कोई सब्सटेंस हमारे पास में लिक्विड है और उसको अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैस में। नाउ दिस प्रोसेस विल टर्म्ड एज क्या बेटा, वेपराइजेशन। अब हम दोनों को एक एक करके जो है डिफाइन करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस which is also called as latent heat of fusion is the change in enthalpy resulting from providing the energy। अब इस केस में हम लोगों ने एनर्जी कौन सा वाला प्रोवाइड किया था बेटा, हीट, टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, है ना, जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी सब्सटेंस को, है ना, एक नोन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को, तो जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगा। ये जो एंथैल्पी चेंज होगा जब कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस एंथैल्पी चेंज को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या हम उसी को बोलते हैं बेटा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी बन सकता है, हमेशा याद रखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हैज टू बी एट कांस्टेंट प्रेशर। पूछ सकते हैं हमको कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम बात करते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ इवेपोरेशन इज चेंज इन एंथैल्पी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनर्जी। जनरली कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम लोग फिर से बेटा, हीट, टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड अगेन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन करेंगे या एंथैल्पी हीट ऑफ इवेपोरेशन करेंगे, तो जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड सब्सटेंस से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगा। और ये जो एंथैल्पी चेंज होगा हम उसको कहते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगेन इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकॉज वेपराइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो अभी हम जानते हैं कि सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये जो सॉलिड है वो किस तरीके से लिक्विड और गैस से डिफरेंट है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम पहला वाला प्रॉपर्टी बोलते हैं कि सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप, वॉल्यूम एंड मास।
जाहिर बात है बेटा, सॉलिड मैटर है तो उसको मास तो होना ही चाहिए ना। उसको डेफिनेट शेप होता है और उसको डेफिनेट क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। हम समझते हैं कि जो लिक्विड है उसको डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जो गैसेस होती है उनको ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड जो इस तरीके से जो है लिक्विड और गैसेस से डिफरेंट होगा। सॉलिड्स को डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है और मास है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी हम बोलते हैं बेटा सॉलिड का कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स। सो एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, हम देखते हैं बेटा कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स जो है काफी काफी जो है क्या बेटा, क्लोजली पैक्ड है। अब हम तीसरा ये बोल सकते हैं कि जो सॉलिड्स है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है दे हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस। जाहिर है बेटा, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के, है ना, सॉलिड्स में। तो लिक्विड के मुकाबले और गैसेस के मुकाबले इनके अंदर की जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो काफी काफी क्या होगी बेटा, कम होगी, है ना। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, उसके अंदर लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस है। तो हम फोर्थ वाला प्रॉपर्टी ये भी बोल सकते हैं बेटा इसके बारे में कि दे हैव वेरी स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी तो ना वो एक दूसरे के एकदम नजदीक है और एक दूसरे से इतना टाइटली जो है वो क्या है बेटा, बॉन्डेड है। सो दे हैव वेरी स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम लोग फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी इसका बोलते हैं कि दे हैव लोएस्ट और लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। अब ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड है और ये इतने क्लोजली पैक्ड है कि इनको और नजदीक लाना बिल्कुल भी मुश्किल है। जबकि गैस में देखिए बेटा पार्टिकल जो है एक दूसरे के दूर है और इसीलिए अगर सपोज हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये पार्टिकल को एक दूसरे के पास में लाना जो है बिल्कुल बिल्कुल संभव है ना। ये पार्टिकल जो है एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अगर इनकी बात करें बेटा तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते, मुश्किल ही है। यानी जो भी हमारे सॉलिड्स होंगे दे विल बी हैविंग लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, इनके पार्टिकल को और नज़दीक लाया नहीं जा सकता। अब हम सिक्स्थ वाला बोलते हैं दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी। अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर सपोज एक यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स 1 रहेगा, तो जितना ज्यादा मास रहेगा उतनी ज्यादा क्या होनी चाहिए बेटा, डेंसिटी होनी चाहिए। तो अगर जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कंसिडर करते हैं बेटा पर यूनिट वॉल्यूम। लेट अस अज्यूम कि इतना वॉल्यूम लेता हूं इधर और उतना ही वॉल्यूम यहाँ लेता हूं बेटा और उतना ही वॉल्यूम मैं यहाँ लेता हूं। तो आप चेक करिए पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी ज्यादा है, ग्रेटर है। तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो डेफिनेटली मास भी ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, किसका बेटा, सॉलिड्स का। और इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं बेटा वो सॉलिड्स जो है उनका डेंसिटी काफी ज्यादा होगा क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम उनका मास काफी ज्यादा होता है। हम सेवंथ वाला प्रॉपर्टी अब कहते हैं बेटा इसका कि दे हैव कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर सपोज हमारे पास में एक सिस्टम है, सॉलिड सिस्टम which is made up of some particles। अब अगर सपोज हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं यहां से, ओके, सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो एक ही डायरेक्शन में एंड विद सेम डिस्टेंस मूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसको जो है क्या होनी चाहिए बेटा, रिजिडिटी। नाउ सच अ बॉडी विल बी टर्म्ड एज अ रिजिड बॉडी। मोरओवर उसको काफी ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, सॉलिड की प्रॉपर्टी उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। हम एक वाला प्रॉपर्टी सॉलिड का बोलते हैं कि जब पार्टिकल्स है दे पोजेस वाइब्रेशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी पार्टिकल्स है हमारे वो पार्टिकल्स काफी टाइटली बाउंड है एक दूसरे को। तो जब हम लोग पार्टिकल्स की बात करेंगे ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है एक दूसरे को। अब क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है एक दूसरे को, हम अगर सपोज इसको हीट देते हैं, इन पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बट क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल मूव तो नहीं कर पाएंगे, है ना, वो एज अ होल मूव करते हैं लेकिन इंडिविजुअली तो मूव नहीं कर पाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर पोजीशन।
सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकल पोजेस वाइब्रेशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं कि जो सॉलिड्स है दे हैव निग्लिजिबल फ्लूइडिटी। हम भी मालूम है कि अगर सपोज हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड फ्लो होते हैं, लेकिन अगर सपोज हमारे पास में कोई सॉलिड है, वो सॉलिड अगर सपोज रखा हुआ है तो वो अपने आप फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर सपोज आप उसको बहुत हीट देते हो और फिर अगर वो मेल्ट हो जाता है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो फ्लो करेगा। लेकिन उसके पहले जो है सॉलिड अपने सॉलिड स्टेट में कभी भी फ्लो नहीं करेगा। हम 10th वाला प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जो सॉलिड्स है दे हैव निग्लिजिबल डिफ्यूजन। हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था कि अगर सपोज हमारे पास में ये दो चेंबर्स है ना, जिसमें दो जो है अलग अलग गैसेस है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक चेंबर है जिसके अंदर जो है गैस ए है और दूसरा वाला जो है उसमें क्या है भाई, गैस बी है। तो ये आपस में थोड़ी देर में जो है मिक्स हो जाएंगे, यानी घुल मिल जाएंगे। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद में ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे में जो है क्या हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी थोड़ी देर में आपको ये एक दूसरे में दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, दो सॉलिड्स को रखते हैं एक दूसरे के पास में, ये ए है और ये बी है, तो ये कभी भी एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट जो सॉलिड्स है दे शो निग्लिजिबल डिफ्यूजन। हम लास्ट वाला प्रॉपर्टी एक और सॉलिड्स का ये बोलते हैं कि जो सॉलिड्स है दे हैव सरफेसेस। माने अगर सपोज हमारे पास में एक सॉलिड है तो ये सॉलिड को जो है बेटा सरफेसेस होंगे, है ना। मतलब यहाँ सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, पीछे वाला भी है, आगे वाला भी सरफेस है, and likewise. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.